अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काइंडली प्लीज सिर्फ इवनिंग के लोग ज्वाइन करें। मैंने मॉर्निंग वालों को रिक्वेस्ट किया कि वो 12:30 पे ज्वाइन करें। मैं यही सारे टॉपिक्स दोबारा 12:30 पे भी उनको करवाऊंगी। तो प्लीज़ सिर्फ इवनिंग के लोग ज्वाइन करें। अगर इस वक्त अभी किसी मॉर्निंग वालों ने ज्वाइन किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग एग्जिट कर जाएं, ताकि ये नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स का प्रॉब्लम ना आए। ओके क्लास। सो हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात कर रहे थे। नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो होती हैं उनको हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारी कोई भी ड्रग एक्वस सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल ना हो, या फिर उसके स्टेबिलिटी के कोई इश्यूज हो, या उसका रिएक्शन स्लो हो, या उसका डिसोसिएशन इतना कम हो कि वो रिएक्शन में सही तरीके से पार्टिसिपेट ना कर सके, उसकी प्रोटोनेशन अच्छी ना हो एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर। तो इन तमाम कंडीशंस में हम नॉन एक्वस टाइट्रेशंस पे जाते हैं। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके लिए हम कौन से रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, किस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक रीडिंग टास्क भी दिया था। आई होप आपने उसमें से रिएजेंट्स और इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। तो अब हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जिन उनके फार्माकोपियल मेथड्स जो हैं वो इन मेथड्स के ऊपर बेस करते हैं, ताकि आपको इस मेथड की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो और इसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है इस बात का आपको अंदाज़ा हो। ठीक है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास। हम पहले वीक बेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अ, जी हमजा, आपने कुछ पूछना है? प्लीज़ आप लोगों ने जो भी पूछना हो वो आप लोग मुझे चैट में लिख के भेजिए, ताकि जो बार बार के वॉइस होती है उससे कोई भी डिस्टर्ब ना हो। मैंने इसीलिए सबको म्यूट किया है। या हम एक एंड में थोड़ा सा एक सेशन रखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, तो आप लोग इजीली उसके अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप अभी चैट में बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और आवाज़ क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? प्लीज़। ओके। सो एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की हम बात कर रहे थे कि एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड इट्स अ वीक बेस जिसको हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्रू इसका एसे परफॉर्म करते हैं। ऐसे हम कहते हैं किसी भी फार्माकोपियल मेथड को। इस सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो हम देखते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है वो कौन से नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है। तो एफेड्रीन क्योंकि वीक बेस है, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम हमेशा ऑपोजिट नेचर का सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं, ड्रग के ऑपोजिट नेचर का। तो यहाँ पे आपके पास वीक बेस जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हम करते हैं, और टाइट्रेंट हम यूज़ करते हैं जब भी हम एसिटिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीक बेसिस के लिए जो हम टाइट्रेंट यूज़ करते हैं वो परक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है। परक्लोरिक एसिड को हम अगेन इसको भी हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर ही डिसॉल्व करते हैं, और इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, जिसके अंदर जो इसकी ट्रांजिशन होती है, हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिकेटर का जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांजिशन होगा
वो कौन सी पीएच पर होगा। यानी कि देखें, अगर आपके पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एफेड्रीन है विच इज़ अ वीक बेस, तो आपके पास थ्रू आउट द टाइट्रेशन आपके पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा कॉनिकल फ्लास्क में, जब तक एफेड्रीन कम्प्लीटली यूटिलाइज ना हो जाए। जब एफेड्रीन कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाएगी, उस वक्त जब आपके पास नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ परक्लोरिक एसिड आएगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट आपका इंडिकेटर है, इसकी जो ट्रांजिशन होती है वो 0.8 से 1.8 के दरमियान होती है। यानी कि जब पीएच जो है वो 0.8 या 1.8 के बीच में होगी, तो उस वक्त ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ये क्या हो जाएगा, येलो से ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉइस होती है क्रिस्टल वॉयलेट, कि हम इसको इस एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। फार्माकोपियल रेलेवेंस इसकी क्या है, ये जो ऐसे है आपके पास, ये यूएस यूएसपी में भी मौजूद है और बीबी में भी मौजूद है। इसका ऑफिशियल मेथड मेथड ऑफ एनालिसिस है ये एफेड्रीन का। और इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, इसका टाइटर फैक्टर आपके पास क्या है कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड विल बी इक्वल टू 16.5 to 3 मिलीग्राम ऑफ एफेड्रीन HCl। ये वाला जो टाइटर फैक्टर की एग्जांपल है, ये आप लोग ऑलरेडी क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने क्लास में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हमने वो मॉर्निंग में की थी या इवनिंग में की थी, कि टाइटर फैक्टर कैलकुलेट किस तरह से होता है। तो उसको भी हम अभी आज की क्लास में एक दफ़ा देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो अ वीक बेस और टर्शरी अमाइन होता है, ये अल्कलॉइड सॉल्ट होता है। और टाइट्रेंट हम इसके लिए यूज़ करते हैं परक्लोरिक एसिड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड मोस्टली। बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि वीक बेसिस जब हमारे पास होती हैं तो परक्लोरिक एसिड ही नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्विनोलिन रेड। क्विनोलिन रेड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट चेंजेस कलर एट स्लाइटली लेस एसिडिक पीएच, मोर सूटेड फॉर एट्रोपिन। असल में एट्रोपिन जो होता है ना, ये होता है टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइंस की जो नेचर होती है वो थोड़ी सी एसिडिक्स की तरह, वैसे तो वो अल्कलाइन नेचर रखते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उनकी डुअल नेचर होती है। दैट इज़ वाई इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि लेस एसिडिक पीएच पे ये अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। अगेन बीपी यूएसपी में जो है वो ये मेथड आपके पास मौजूद है। इसका जो टाइटर फैक्टर है वो आपने सर्च करके लेकर आना है। जितने भी लोग टाइटर फैक्टर को सर्च करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे, उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अटेंडेंस मार्क करने का। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है क्यूनीन की। क्यूनीन के भी इट्स ऑल्सो एन अल्कलॉइड। मोस्टली जो हमारे पास वीक बेसिस होती हैं, ज़्यादातर वो अल्कलॉइड नेचर की होती हैं। एफिड्रीन पे आपके पास अल्कलॉइड है, अल्कलॉइड विद 2 बेसिक नाइट्रोजन। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। और अगेन जो हम टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं वो हम परक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। और इंडिकेटर जो है आपके पास वो है क्रिस्टल वॉयलेट और अल्फा अल्फा नेफ्थोल बेंजीन। अच्छा, यूएसपी के अंदर जो है वो क्रिस्टल वॉलेट यूज़ हुआ हुआ है और बीपी के अंदर अल्फा नेफ्थोल बेंजीन यूज़ हुआ हुआ है। तो जो भी फार्माकोपिया हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि क्यूनीन जो है वो स्टेप वाइज न्यूट्रलाइजेशन करती है। यानी कि पहले उसका एक नाइट्रोजन प्रोटोनेट होता है, उसके बाद उसका सेकेंड नाइट्रोजन प्रोटोनेट होता है। जो फर्स्ट नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन हो रही होती है वो रैपिड होती है, जो सेकेंड नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन है वो स्लो होती है। तो समटाइम्स हमें इसके अंदर एंड पॉइंट का हमें प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एक ब्लैंक टाइट्रेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ब्लैंक टाइट्रेशन, या फिर हम इसको बैक टाइट्रेशन पे भी लेके जा सकते हैं। बैक टाइट्रेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि जो भी स्लो रिएक्शंस होते हैं या जिन रिएक्शंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, उनको उनके लिए हम बैक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो बैक टाइट्रेशन में और ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या फ़र्क है, आप में से किसी को पता है? प्लीज़ रेज योर हैंड, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी।
ओके, देखिए, ब्लैंक टाइट्रेशन ये होती है, मैं इसको एक ऐसी टाइट्रेशन के टर्म में एक्सप्लेन करूंगी जो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, आपको समझ में आए उससे ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसमें होता ये है कि मेरे पास फ्लास्क में HCl है और साथ में उसमें इंडिकेटर है, ठीक है। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना स्टार्ट करूंगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता जाएगा और सॉल्ट एंड वाटर बनाता जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें सोडियम हाइड्रो HCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और अब जो नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा वो आके कलर चेंज करेगा इंडिकेटर का, ठीक है। इंडिकेटर का कलर समटाइम्स वो ऐसे भी चेंज करता है कि वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे ये देखने के लिए कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, उसके लिए है साथ में एक और ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करूंगी। उस ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या होगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट होगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर कोई एनालाइट मौजूद नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन डालूंगी, और जैसे ही ब्यूरेट से ड्रॉप आएगा वो फौरन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट है उसके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हम क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की बात कर रहे थे जिसके अंदर कोई रिएक्शन डिले होने का मसला नहीं था, लेकिन अगर हम इसमें क्यूनीन की बात करेंगे ना, तो क्यूनीन में क्या होगा कि क्यूनीन के रिएक्शन स्लो होने की वजह से जितना एक्स्ट्रा आपका रिएजेंट यूटिलाइज हो रहा है ना, वो आपकी ब्लैंक टाइट्रेशन में शो कर जाएगा। यानी कि जितना भी आपका ब्लैंक टाइट्रेशन का रिजल्ट आएगा ना, वो आपका एक्स्ट्रा रिएजेंट है। तो आप उस एक्स्ट्रा रिएजेंट को अपनी एक्चुअल टाइट्रेशन के रिजल्ट में से माइनस कर देते हैं। तो ब्लैंक टाइट्रेशन जो एरर होता है ना, टाइट्रेशन एरर को उसको कंट्रोल कर लेता है कि जितना भी एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज हुआ है ना, वो आपको पता चल गया ब्लैंक टाइट्रेशन के थ्रू, उसको आपने अपनी करंट रीडिंग में से माइनस कर दिया, तो आपके पास बिल्कुल ही एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग आ जाती है, ठीक है। ओके, अब हम वीक बेसिस की हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पर क्लोरिक एसिड जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ग्लेशियर एसिटिक एसिड के अंदर भी वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। पर क्लोरिक एसिड के बेस्ट बात ये होती है कि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, और एज ए टाइट्रेट ये काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अल्कलॉइड्स क्या होती हैं, ज़्यादातर वीक बेसिस होती हैं और उनको हम टाइट्रेट करते हैं एसिडिक नॉन एक्वस मीडियम में, ठीक है। ज़्यादातर जब भी हमारे पास वीक एसिड्स वीक बेसिस होते हैं तो हमारे लिए बेहतर एक्यूरेसी के लिए ये ऑप्शन होता है कि हम उसको नॉन एक्वस मीडियम में ही टाइट्रेट करें। क्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड टाइट्रेंट होता है। अच्छा, ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है कि परक्लोरिक एसिड जो है वो आपको उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंडिकेटर जो है वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम इंडिकेटर किस चीज़ की बेसिस पे चूज़ करते हैं। क्रिस्टल वायलेट हम चूज़ करते हैं जब आपकी ट्रांजिशन बहुत एसिडिक रेंज में हो रही होती है, और क्यूनिलीन रेड आप यूज़ करते हैं जब वो स्लाइटली लेस एसिडिक रीजन में हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइटली हायर एसिडिक रेंज, इसका मतलब ये है कि जो आपका पीएच स्केल है, जैसे जैसे आप उसके ऊपर हायर अप जाते जाते हैं ना, आपकी एसिडिक रेंज लेस होती जाती है, यानी कि एसिडिटी कम होती जाती है लेकिन नंबर उसका बढ़ता जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास HCl है, उसकी एसिडिक पीएच आपके पास आ रही है 1, और एसिटिक एसिड है उसकी पीएच आपके पास आ रही है 3, तो 3 नंबर तो बड़ा है लेकिन उसकी एसिडिटी कम है। दैट इज़ वाई ये जो डिफरेंट स्लाइटली आपको कंफ्यूजन हो रही है इससे, वो यहाँ पे इसका ये रीज़न है। यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीक बेसिस की एप्लीकेशंस अच्छे तरीके से समझ में आ गई।
जी क्लास, कुछ पूछ रही हूँ। ओके। अच्छा, ये एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से समझ के पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से ही आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज बनते हैं कि किस तरह के आपने इंडिकेटर को सिलेक्ट किया है, या आपने किस तरह के मतलब कोई भी काम आपने क्यों किया है। फॉर एग्जांपल, क्यूनल्डीन रेड है तो आपने उसको क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि आपकी जो पीएच ट्रांजिशन हो रही थी वो स्लाइटली हायर एसिडिक रेंज में हो रही थी, इस वजह से आपने उसको सिलेक्ट किया। तो ये जो रीजंस है ना, इनको बहुत ज़्यादा अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वीक एसिड्स की एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहली चीज़ कि हम वीक एसिड्स को नॉन एक्वस टाइट्रेंट्स में क्यों टाइट्रेट करते हैं। अगेन आपको पता है कि उसका मेन रीज़न ये होता है कि वीक एसिड जो है वो उनकी प्रोटोनेशन अच्छी नहीं होती एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बेसिक सॉल्वेंट्स लाइक मिथेनॉल और इथेनॉल। ये जो सॉल्वेंट्स की सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो स्टेबलाइज कर देता है एनाइंस को, और उसके अलावा ड्रग जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती है इन लेस प्रोटेक मीडियम, ठीक है। अच्छा, लेस प्रोटेक मीडियम इसको कैसे मिलेगा? क्योंकि इट्स सेल्फ वीक एसिड है। जब इससे ज़्यादा आप जब आप इसको बेसिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करेंगे, तो बिकॉज देर इज समवन हु कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो ये इजीली आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। Stronger bases, for example, sodium methoxide, are enhanced in these solvents compared to aqueous sodium hydroxide, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी आपके पास वीक एसिड हो जो आपकी ड्रग है, उसको आप रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम मीथॉक्साइड, ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल। सोडियम मीथॉक्साइड इटसेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, लेकिन जब आप उसको मिथेनॉल या इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं, जो कि खुद थोड़ा वीक बेस है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने लगता है, ठीक है। उससे आपके पास जो भी ड्रग है उसका सोडियम सॉल्ट बनता है, और आपके पास मेथनॉल रिकवर हो जाता है, जो आपका सॉल्वेंट जो है वो रिकवर हो जाता है। सो आपका सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्टेचोमेट्रिकली वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो टाइट्रेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज सोडियम मेथॉक्साइड सोल्यूशन है इन मिथेनॉल इथेनॉल, और जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो एनहाइड्रस मिथेनॉल और इथेनॉल। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ पे बार बार ग्लेशियल एसिटिक एसिड मेंशन कर रहे थे। ग्लेशियल का जो मतलब था वो यही था कि ये कम्प्लीटली वाटर फ्री है। इसी तरह से जो मिथेनॉल और इथेनॉल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट शुड ऑल्सो बी एनहाइड्रस। आपको पता है कि जो भी मिथेनॉल इथेनॉल हमारे पास होते हैं उसमें आम तौर पे वाटर की मिक्सिंग हुई हुई होती है, लेकिन जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए हमें यूज़ करना है उसमें हमें स्ट्रिक्टली एनहाइड्रस मिथेनॉल और इथेनॉल यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मुझे मिथेनॉल और इथेनॉल में से वाटर एलिमिनेट करना है तो उसका क्या तरीका है मेरे पास, किस तरह से वाटर एलिमिनेट होगा? जी क्लास। मैं कुछ पूछ रही हूँ क्लास, प्लीज वेकअप। इथेनॉल और इथेनॉल में से वाटर को रिमूव करने का क्या तरीका होता है? कैसे आप उसको प्योर कर सकते हैं वाटर से? वेरी गुड। जी ठीक है, बिल्कुल। इसकी हम डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं। डिस्टिलेशन से ये होता है क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, और इथेनॉल जो है वो 77 78 पे
जो है वो बॉयल होती है। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, जिसकी बेसिस पे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं और उसमें से वाटर को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर जो है वो आप इसके अंदर मोस्टली थाइमोल ब्लू यूज़ करते हैं, जो कि शार्प एंड पॉइंट देता है इन बेसिक नॉन एक्वस मीडियम। ज़्यादातर जब भी हमारे पास वीक एसिड होते हैं उसमें हम थाइमोल ब्लू ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है सबसे पहली ड्रग की, सल्फेनिलमाइड की। सल्फेनिलमाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज़ 172.2। ठीक है। इसको हम टाइट्रेट करते हैं विद सोडियम मीथ ऑक्साइड एंड मीथेनॉल, और इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं थाइमोल ब्लू। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास इसका टाइटर फैक्टर गिवन है कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मीथ ऑक्साइड is equivalent to 17.22 मिलीग्राम ऑफ सल्फेनिलमाइड। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिनोबार्बिटल, इसकी सेकेंड एग्जांपल है। फिनोबार्बिटल को जब हम एनालाइज करते हैं यूजिंग नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो इट इज सॉल्युबल इन इथेनॉल। अच्छा, ये जो मिथेनॉल और इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी है वो आमतौर पे सिमिलर होती है, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जिनका डिफरेंट होता है कि मिथेनॉल में नहीं सॉल्युबलाइज हो रहे, वो इथेनॉल में हो रहे हैं। टाइट्रेटेड विद सोडियम मीथॉक्साइड इन एनहाइड्रस इथेनॉल। इंडिकेटर हम अगेन इसके अंदर थाइमोल ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और एजो वायलेट भी इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है। और इसका टाइटर फैक्टर भी जो है वो हम मॉलिक्यूलर वेट से इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा इसका टाइटर फैक्टर? 1 ml of 0.1 normal sodium methoxide is equivalent to कितना phenobarbital? जी क्लास, क्या होगा इसका टाइटर फैक्टर? टाइटर फैक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या था? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि टाइटर फैक्टर आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नहीं, C1V1 = C2V2 से आप नहीं करते हैं टाइटर फैक्टर। मैंने आप लोगों को क्लास में पहले भी बताया था कि टाइटर फैक्टर एक ऐसा टर्म है जिसमें आप सिंपली वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट से, जो आपका ब्यूरेट वॉल्यूम आपका आता है, ब्यूरेट रीडिंग जो भी आपकी आती है, उससे डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके पास प्रेजेंट है। नहीं, नॉन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय नॉन सोल्यूशन से नहीं होता है ये। टाइटर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट। टाइटर फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द रिएजेंट यू आर यूजिंग। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये मरियम अब्बास ने बिल्कुल करेक्ट फार्मूला मेंशन किया, ये मैंने क्लास में मेंशन किया था आप लोगों को। डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो यूज़ हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। इसमें 1:1 का ही रेशो होता है, तो यहाँ पे आप वन ही मेंशन करेंगे। तो टाइटर फैक्टर में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनोबार्बिटल। ठीक है। और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, और डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है। इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा ग्राम्स के अंदर।
उसको आप कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम्स में बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000, तो आपके पास आ जाएगा। फेनोबार्बिटल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक मिनट उसको चेक कर लूँ। जी, 232.23। 232.23 फेनोबार्बिटल का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसमें जो आपका इसका टाइटर फैक्टर आएगा वो आएगा 23.2 मिलीग्राम के 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम methoxide इज इक्विवेलेंट टू 23.22 मिलीग्राम ऑफ फेनोबार्बिटल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सबको। और इसको जो कैलकुलेट किया है वो हमने इसी मेथड से किया है जो अभी मरियम अब्बास ने शेयर किया है चैट के अंदर। आई थिंक आप सब लोग को नज़र आ रहे हैं मैसेजेस। सो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ रिएजेंट से। और नॉर्मेलिटी ऑफ रिएजेंट यहाँ पे आपके पास 0.1 नॉर्मल है, और उसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हमें जो हमारा आंसर है वो ml में चाहिए, और नॉर्मेलिटी के अंदर लीटर्स में होता है। दैट इज़ वाई हम मिली लीटर्स को चेंज कर रहे हैं लीटर्स के अंदर बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। और वैलेंसी फैक्टर जो है वो फैक्टर होता है जिसमें आपका एनालाइट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी बेसिस पे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ गया सबको? इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम methoxide इज इक्विवेलेंट टू 23.22 मिलीग्राम ऑफ फिनोबार्बिटल। और इसको अब एक दफ़ा समझ भी लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट से किस तरीके से आप टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। सबको क्लियर है ये? ओके, अभी हमारे पास एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर हमारे पास ये गिवन हो कि सोडियम methoxide जो है वो 25 ml एक ऐसे में कंज्यूम हुआ है सल्फानिलामाइड के। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट आपने कैसे कैलकुलेट किया? नॉर्मेलिटी क्या है आपके पास? 0.1 नॉर्मल है, और कितने वॉल्यूम इसका कंज्यूम हुआ है? 0.025। ये हमने ml को कन्वर्ट किया है लीटर्स के अंदर, आपके पास आ गया 0.0025 इक्विवेलेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्राम्स यूजिंग द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फेनिलमाइड इज 172.20। और 1:1 के रेशियो में ये रिएक्ट करता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, और आपके पास ये ग्राम्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको मिलीग्राम में चेंज करते हैं, आपके पास ये मिलीग्राम में आ गया। इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप इसको टाइटर फैक्टर के थ्रू कर लें। जो अभी मैंने आपको पीछे बात बताई थी ना कि टाइटर फैक्टर जो है वो आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है, वरना आपको क्या करना पड़ता। देखिए आपको जब आप टाइट्रेशन नॉर्मली परफॉर्म करते हैं ना, C1V1 इज इक्वल टू C2V2 से, तो क्या होता है आपके पास? अगर नॉर्मेलिटी के अंदर कंसंट्रेशन गिवन है, जो नॉन कंसंट्रेशन है वो अगर नॉर्मेलिटी में है, तो आपके पास आंसर भी नॉर्मेलिटी में आता है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से अगर आपके पास मोलैरिटी में गिवन है, तो आपके पास आंसर मोलैरिटी में आता है। तो आपको क्या करना होगा? पहले तो नॉर्मल या मोलर कंसंट्रेशन को पहले कन्वर्ट करना होगा इनटू मोल्स, और उसके बाद उससे ग्राम्स के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मेलिटी है तो आप इक्विवेलेंट्स में चेंज करते हैं, मोलैरिटी है तो आप मोल्स में चेंज करते हैं, और उसके बाद उससे सब्सिक्वेंटली आप चेंज करते हैं उसको इनटू द ग्राम्स। ग्राम्स के बाद आप उसको चेंज करते हैं बाय मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्राम्स में जो आपका आंसर आ रहा होता है वो बहुत डेसिमल प्लेसेस में होता है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं आप मिलीग्राम्स के अंदर, तो आपके पास फिर अमाउंट ऑफ ड्रग आ जाता है। उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप टाइटर फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करें और इजीली उससे सॉल्व कर लें। डायरेक्टली वन स्टेप में आपका जो है वो
ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेनिफिट है टाइटर फैक्टर यूज करने का। हमने आज जो है आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन को हम इंडिविजुअल ड्रग्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं ऐसी जिनके फार्माकोपियल मेथड्स जो है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, किस तरह से हम उनको परफॉर्म करते हैं, किस तरह से उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। अभी तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, तो जो भी आप लोगों की क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। असाइनमेंट रिपीट कर दूँ, एक मिनट। ओके। जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। ओके, असाइनमेंट आपका ये है कि आपने एट्रोपिन सल्फेट का और क्यूनीन का, इन दोनों का टाइटर फैक्टर जो है वो शेयर करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट और क्यूनीन का। अब जो क्वेश्चन पूछना है आप वो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं क्लास को फिर एंड कर देती हूँ। थैंक यू क्लास। ये इसके हैंड आउट में आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला।